Hello students, this is Chandan Gautam and in this lecture we will continue our previous lecture in which we were studying about the Newton's law of motion. In the previous lecture we have discussed about the Newton's first law of motion, or we can say law of inertia. Right students? और मैंने अगर याद हो तो मैंने तुम लोगों को होमवर्क भी दिया था कि आप लोग मुझे क्या करेंगे, इसके और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या करेंगे, मुझे बताएंगे कि सर ये एग्जांपल्स इसके लिए सुटेबल हैं या नहीं हैं। बात समझ आई स्टूडेंट्स? चलो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर उसी को मैं क्या बोल देता हूँ, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स? चलो तो हम हेडिंग लिखते हैं, सेकेंड लॉ जो है लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है बच्चों? अब देखो, जैसे हमने इनर्शिया की बात करी थी तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इनर्शिया होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया। तो आज हम बात करेंगे, जब मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें तो सबसे पहले एक टर्म आती है अपने पास में, मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, मोमेंटम को अपन डिनोट करते हैं सबसे पहली चीज़ तो पी से। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं अपन? पी से। ठीक है, और मोमेंटम का मतलब क्या होता है, अगर इस मार्कर की बात करूँ, इस मार्कर को मैं थ्रो करूँगा, मार्कर को क्या करूँगा मैं, थ्रो करता हूँ, तो ऑब्वियसली मार्कर का कोई ना कोई मास होगा। ऐसा तो है नहीं कि मार्कर पड़ा है, फूंक मारी और मार्कर उड़ गया, जादू हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई मास होगा। जैसे फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या गेन करेगा, वेलोसिटी। तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। क्या हो जाएगा? मोमेंटम इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। ठीक है, अब बच्चों यूनिट क्या होगी इसकी, क्योंकि मैंने बोला था कि यूनिट अगर नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर चला जाएगा। ठीक है, मास की यूनिट क्या लिखते हैं अपन, किलोग्राम, केजी। ठीक है, और वेलोसिटी की यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगी हमारे पास फाइनल यूनिट, मोमेंटम इज इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकंड। ये इसकी क्या हो जाएगी, मोमेंटम की यूनिट निकल के आएगी। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, अब बात करते हैं हम कि सेकंड लॉ बोलता क्या है। ठीक है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो एक्चुअली उसका मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी, पिछले लेक्चर में भी हमने बात करी थी फोर्स की, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की। तो यहाँ पे भी न्यूटन ने क्या बोला, यहाँ पे न्यूटन ने क्या बोला कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेगा तो वो जो फोर्स होगा, वो जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। या मैं इसी को बोल दूं क्या, F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m इंटू वी के। बात समझ आई बच्चों? मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे मास और वेलोसिटी में चेंज होगा, फोर्स में भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अब अगर मैंने पहले ही बताया था, जब भी अपने को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना होता है तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो F इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा K M V। कितना हो जाएगा, K M V हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे K की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, 1। K की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, 1। तो ठीक है, अब देखो एक छोटे से डेरिवेशन के थ्रू इसको समझते हैं। लेट द इनिशियल मोमेंटम इज P1। इनिशियल मोमेंटम कितना अपना, P1। तो P1 की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, मास तो m ही रहेगा, और इनिशियल वेलोसिटी को अपन डिनोट करते हैं u से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, u से। ठीक है, मैंने बोला फाइनल मोमेंटम is
P2 किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम कितना अपना P2 है, तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास तो सेम ही रहेगा लेकिन अभी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मैंने बोला कि v रख दी मैंने फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। P यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, P2 is the final momentum of the object, m is the again mass of the object and v is the final velocity of the object। यहाँ तक बात समझ आई। तो मुझे क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, दैट मीन्स सो द चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, डेल पी जो होगा हो जाएगा हमारे पास में फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज एम वी माइनस ऑफ एम यू। और यही कितना हो जाएगा, अगर m कॉमन लूँ यहाँ से तो m इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, और क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था, मतलब टाइम t आ जाएगा। देखो जब भी रेट की बात करते हैं तो टाइम से उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये भी t हो गया और ये भी अपने पास t हो गया। यहाँ तक बात समझ आई बच्चों, ठीक है। और यही क्या था, किसके इक्वल था, किसके प्रोपोर्शनल था, फोर्स के प्रोपोर्शनल था अपने पास में, ठीक है। चलो अब आगे देखें, इसको हटा दो इस वाले को एक बार, ठीक है। तो अब अगर हम आगे की बात करते हैं तो आगे हमें क्या करना है, ये आ गया f जो है, f इज प्रोपोर्शनल टू दी m v माइनस यू अपॉन टी कर सकता हूँ मैं इसको। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास पिक्चर के अंदर एक टर्म आती है, देखो क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, टाइम का डिवाइड मतलब रेट की बात करूँगा। तो जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है तो उसे हम एक टर्म देते हैं जिसे a से डिनोट करते हैं, और ये होती है हमारे पास में एक्सेलरेशन। क्या होती है हमारे पास में, ये एक्सेलरेशन, ठीक है। और अच्छे से समझ आएगा जब अपन मोशन की इक्वेशंस पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, v माइनस यू अपॉन टी। तो इस यहाँ से मैं f इज प्रोपोर्शनल टू दी m इंटू ए कर सकता हूँ, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन पहले भी देखा था, f इज इक्वल्स टू k इंटू एम ए। k क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, और k की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1। तो यहाँ से फाइनली जो हमारे पास f की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, f इज इक्वल्स टू एम ए, f इज इक्वल्स टू एम ए। याद करो अपन ने ग्रेविटेशन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, f इज इक्वल्स टू एम जी रखा था, वो इसी इक्वेशन से आया था, ठीक है। ए यहाँ पे लीनियर मोमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे ग्राउंड की तरफ आना था, अर्थ सरफेस की तरफ आना था, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वहाँ पे क्या हो जाता था, g हो जाता था, दैट इज f इज इक्वल्स टू एम जी। होता था नहीं होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी अपने पास, f इज इक्वल्स टू एम ए, मतलब मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और लॉ भी समझ आया होगा। लॉ का मतलब सिंपल इतना है कि जो भी अप्लाइड फोर्स होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ आई। चलो अब हम बात करते हैं, स्विच करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है। उससे पहले हम बात करते हैं कि सर न्यूटन्स लॉ ऑफ, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन था, उसके एग्जांपल्स कहाँ देखते हैं अपन, ठीक है। बुक के एग्जांपल्स आप लोग देखिएगा, बुक के एग्जांपल्स भी करने हैं बुक के अंदर से देख के, लेकिन मैं रिलेट करूँगा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ठीक है। क्रिकेट खेलते हैं आप सब लोग, या क्रिकेट खेलते हुए टीवी में भी देखा होगा। टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब देखो यहाँ पे क्या था अपने पास में, f इज इक्वल्स टू क्या था, एम वी माइनस यू अपॉन टी, मतलब टाइम से डिवाइड करना था। टाइम जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा, ठीक है। क्रिकेट के अंदर जब फील्डर जो होता है बॉल को कैच कर रहा होता है तो वो क्या करता है, अपने हाथ को नीचे की तरफ लेके जाता है। जब भी बॉल को पकड़ता है नीचे की तरफ लेके जाता है। नीचे की तरफ लेके जाने का मतलब क्या है, वो जो टाइम लग रहा है उसको उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो जैसे ही टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उसके हाथ में चोट नहीं लगेगी।
बात समझ आई? उसके हाथ में चोट नहीं लगेगी। अगर वो कभी करना मत, सिर्फ एक बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को कि अगर हाथ यूँ रखोगे तो बॉल थम से आके गिरेगी और हाथ में लग जाएगी, लेकिन उसी को अगर पीछे की तरफ लेके जाओगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा और क्या होगा, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। बात समझ आई? दूसरा एग्जाम्पल, जो भी लॉन्ग जंप वाले होते हैं, ठीक है, लॉन्ग जंप वाले को ए पॉइंट से जंप करना है और बी पॉइंट पे जाना है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से तो भागते हुए आएंगे लेकिन यहाँ की मिट्टी को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा खुदाई कर देते हैं। यहाँ पे मिट्टी की खुदाई करने से क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही गिरेगा तो स्लाइड करते हुए आगे की तरफ जाता है। ऐसा ही होता है, अगर यहाँ पे मैं सीमेंटेड वो बना दूँ तो जैसे वो कूदेगा उसके पैर में लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे मिट्टी को खुदाई कर देगा तो यहाँ से स्लाइड करते हुए यहाँ तक जाएगा, मतलब उस पर टाइम पीरियड फिर से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए उसके पैरों के अंदर चोट जो होगी वो नहीं लगेगी। बात समझ आई स्टूडेंट्स? ठीक है, अब स्विच करते हैं अपन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। ठीक है, अगेन फिर बोल रहा हूँ, इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो आप लोग देखते हैं मुझे फिर से बताएंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। क्योंकि हम जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जब खुद से ढूंढते हैं तो हमें लॉन्ग लास्टिंग, हमें उम्र भर याद रहती है। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं थर्ड नंबर जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या मैं बोल दूं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। देखो, एक्शन रिएक्शन का मतलब ये है, मैंने एक्शन किया, किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, तो रिएक्शन का मतलब क्या होगा, जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर से लगा रहा हूँ उतना ही अपोजिट एंड इक्विवेलेंट और अपोजिट डायरेक्शन में मेरे ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कैसे। बोट के अंदर होते हैं अपन, बोट के अंदर क्या करते हैं, बोट से रिवर के बैंक के ऊपर आ गए, नदी के किनारे पे आ गए, तो अपन छलांग लगाते हैं, बोट को पीछे छलांग लगाएंगे तो बोट को अपन पीछे की तरफ धकेलते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो हम कहाँ पे जाते हैं, आगे की तरफ। मतलब जितना फोर्स अपन ने पीछे लगाया उसका अपोजिट कहाँ लगेगा, आगे की तरफ लगेगा, मतलब उतने ही फोर्स के साथ हम आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, हम चलते हैं, वॉक करते हुए चलते हैं, तो हमारे पंजों से हम जो पैर होता है उससे अपन फोर्स कहाँ लगाते हैं, पीछे की तरफ, तो जैसे ही पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो हमारा मोशन कहाँ होगा, आगे की तरफ होगा। तो जितना फोर्स हमने पीछे लगाया था उतनी ही तेज हम आगे की तरफ जाते हैं। इसीलिए जो भी रेस होती है, चाहे 100 मीटर हो चाहे 200 मीटर हो, कुछ भी हो, उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, एक लकड़ी का वो पीछे की तरफ गाड़ देते हैं, भाग मिल का भाग अगर आप लोगों ने देखी हो, उसके ऊपर पैर रखते हैं, जिससे जितना पीछे की तरफ फोर्स लगेगा उतनी ही स्पीड से वो भागते हुए निकलेंगे। बात समझ आई स्टूडेंट्स? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या होगा, देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसके इक्विवेलेंट होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक रिएक्शन। यही न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे अगेन मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करेंगे 9588832470। ठीक है, और इन दोनों लॉज के जो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल आप चारों तरफ देखते हैं उनको भी क्या करेंगे, मुझे बताएंगे। जहाँ कोई मिस्टेक होगी आई विल एक्सप्लेन यू, बट करना ही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।